नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत इनोवेशन ट्रैक विज्ञान मेले में युवाओं ने दिखाया तकनीकी प्रतिभा का परचम। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली का प्रारूप प्रकाशित, 10 दिसंबर तक दावे आपत्तियां दर्ज करने का अवसर। बिहार की नवगठित सरकार के कैबिनेट फैसले से गोपालगंज के किसानों में जगी नई उम्मीद। मांझागढ़ सीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों की साप्ताहिक बैठक, पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने पर जोर। और नारायण चवर में 6 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के तहत इनोवेशन ट्रैक विज्ञान मेला का भव्य आयोजन मंगलवार को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिपाया में किया गया। मेले में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विज्ञान और तकनीक से जुड़े कई नवोन्मेषी मॉडल एवं प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए, जिन्हें देखने के लिए आगंतुकों की भीड़ उमड़ी रही। मेले में रोबोटिक्स, स्मार्ट कृषि तकनीक, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सहित कई आधुनिक विषयों पर आधारित प्रोजेक्ट्स आकर्षण का केंद्र रहे। युवाओं की रचनात्मक सोच और तकनीकी निपुणता देखकर दर्शक भी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से उनके प्रोजेक्ट्स के उद्देश्य व उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने छात्रों के नवाचार को सराहते हुए कहा, युवाओं की वैज्ञानिक दृष्टि और रचनात्मकता ही देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाती है। ऐसे आयोजन उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कई उत्कृष्ट मॉडलों की विशेष प्रशंसा की और छात्रों को लगातार नवाचार की दिशा में कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। विज्ञान मेले में शिक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों, आम नागरिकों और बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। पूरे आयोजन में उत्साहपूर्ण और रचनात्मक वातावरण देखने को मिला तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए अर्क तिथि 1 नवंबर 2025 तय की गई है। प्रारूप सूची जारी होने के बाद योग्य मतदाता अपने विवरण की जांच कर सकेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को प्रारूप निर्वाचक सूची में दर्ज प्रविष्टियों को लेकर आपत्ति, संशोधन या नई प्रविष्टि की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे अपनी शिकायत या दावा वेद प्रपत्र संख्या 19, 7 एवं 8 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन पात्र शिक्षक मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे प्रपत्र संख्या 19 में आवेदन देकर 10 दिसंबर 2025 तक अपना नाम जोड़ने हेतु संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद जमा किसी भी दावा, आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से सभी पात्र शिक्षकों से अपील की गई है कि वे अपनी प्रविष्टियों की सावधानी पूर्वक जांच करें और किसी भी त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता पर निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर दें ताकि आगामी चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंगलवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े औद्योगिक निर्णयों ने गोपालगंज जिले के किसानों में नई आस जगा दी है। बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें 25 नई चीनी मिलों की स्थापना, 11 नई टाउनशिप तथा मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े निवेश की रणनीति प्रमुख रही। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार में पहले से बंद पड़े 9 पुरानी चीनी मिलों के साथ अब 25 नई मिलें भी स्थापित की जाएंगी। यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा बल्कि राज्य को इथेनॉल उत्पादन और शुगर प्रोसेसिंग हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। गोपालगंज एक प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला रहा है, लेकिन हथुआ चीनी मिल 1990 के दशक में बंद हो गई। सासामूसा शुगर मिल भी बंद होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कैबिनेट का यह निर्णय यहाँ की हजारों गन्ना किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। यदि गोपालगंज की बंद चीनी मिलों का पुनः संचालन होता है तो जिले में गन्ना उत्पादन फिर से बढ़ेगा और किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। प्रस्तावित फैक्ट्रियों में इथेनॉल यूनिट्स भी लगाई जा सकती हैं, जिससे करीब 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, 20,000 लोगों को परोक्ष रोजगार मिलने की संभावना जता रही है। ये कदम गोपालगंज सहित पूरे बिहार के औद्योगिक और कृषि परिदृश्य को नई दिशा दे सकता है।
मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने की। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बीते सप्ताह में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के बाद आगामी 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि पिछले चक्र के बाद जन्मे नवजात शिशु पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। प्रत्येक परिवार तक टीम की पहुंच सुनिश्चित हो और क्षेत्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग मजबूत की जाए। अकाउंटेंट मुकेश ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 नवंबर 2025 को आशा कार्यकर्ताओं को पल्स पोलियो प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2025 को आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण आयोजित होगा। प्रखंड क्षेत्र के 20 पंचायतों में 2 सदस्यीय कुल 83 टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में 1 आशा कार्यकर्ता, 1 आंगनबाड़ी सेविका शामिल रहेंगी। ये टीमें घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का कार्य करेंगी। अभियान की निगरानी क्षेत्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पोलियो अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डॉक्टर संतोष कुमार, CHO सूरज कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार, आशा प्रबंधक सुनील कुमार, ANM पार्वती कुमारी, स्वाति प्रिया, रीना कुमारी, अंजलि कुमारी, श्वेता कुमारी, गीता कुमारी, पूनम कुमारी, आभा कुमारी सहित 2 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर चवर में मंगलवार अहले सुबह एक 6 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने पानी भरे खेत में बच्ची का शव देखा और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा और प्रशिक्षु SI अवधेश कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू की। मौके पर मौजूद लोगों से बच्ची की पहचान को लेकर पूछताछ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ने जिला फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने नारायणपुर चवर पहुंचकर खून के धब्बे, कपड़े और अन्य कई नमूने इकट्ठा किए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यानी करीब 4 घंटे तक विस्तृत वैज्ञानिक जांच की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा गया। बच्ची की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के भौरे गांव निवासी अरविंद राम के 6 वर्षीय पुत्र कृति कुमारी के रूप में हुई है। परिवार पिछले 12 वर्षों से लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में किराए के मकान में रह रहा था। मालका देवी ने बताया कि 21 नवंबर की शाम आरती के बाद कृति अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 25 नवंबर की सुबह सूचना मिली कि कृति की निर्मम हत्या कर उसका शव नारायणपुर चवर में फेंक दिया गया है। मृत बच्ची अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका एक छोटा भाई भी है। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आगे की कार्यवाही जारी है। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष, फोरेंसिक टीम, प्रशिक्षु SI अवधेश कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ बाजार में घरों से निकलने वाले कचरे को नजदीकी गंडक नहर में डंप किए जाने से स्थानीय लोगों और राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। नहर से उठने वाली तेज दुर्गंध के कारण लोग न केवल असुविधा का सामना कर रहे हैं बल्कि बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक मांझागढ़ बाजार से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को बिना किसी व्यवस्था के सीधे नहर में डाल दिया जाता है। नहर किनारे से गुजरने वाले लोगों को बदबू के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। नहर के आसपास बसे गाँवों के निवासी भी लगातार बढ़ रही बदबू से परेशान हैं और कई लोग घरों में रहने तक में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। मांझा पश्चिमी पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई तैयार होने के बावजूद पिछले 1 वर्ष से स्वच्छता वाहन कचरा उठाव के लिए बाजार में नहीं आ रहा। वाहन बंद होने के कारण बाजार के लोग विवश होकर अपने घरों का कचरा नहर में ही फेंकने लगे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार प्रशासन से नहर में कचरा डंप रोकने और स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नतीजतन नहर में कचरा फेंकना लगातार जारी है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कचरा उठाव और नहर की सफाई की व्यवस्था नहीं की गई तो ये स्थिति गंभीर स्वास्थ्य संकट में बदल सकती है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाने के मड़वा गांव के पास NH 227A पर सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में साली की शादी में आए जीजा जी की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी लाल बहादुर महतो के 40 वर्षीय पुत्र सतन महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात मड़वा गाँव में मदन महतो की बेटी की शादी थी। बारात दरवाजे पर पहुँच चुकी थी और रस्में चल रही थी। इसी दौरान दुल्हन की जीजा सतन महतो
बारातियों को नाश्ता कराने जनवासी पहुंचे। नाश्ता कराने के बाद वे सड़क पार कर शादी स्थल की ओर लौट रहे थे कि तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सतन महतो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। बाराती उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में सतन महतो के साथ मौजूद एक युवक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मंडवा गांव के पास NH 227A को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और प्रशासन सुरक्षित व्यवस्था बनाने में नाकाम हो रहा है। ग्रामीणों ने मांग की कि सड़क पर गति नियंत्रण, बैरिकेडिंग और पुलिस गश्ती की व्यवस्था जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के पांडे समेल गांव में हुई पत्नी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मुख्य आरोपी मुन्ना चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी सविता देवी की हत्या 5 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक देशी पिस्टल तथा घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस अब इस कांड में शामिल अन्य शूटरों और सहयोगियों की तलाश में जुटी है। रतनसराय रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से रेलवे व स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि महिला थावे जंक्शन से पटना जाने वाली ट्रेन से उतरने के दौरान फिसलकर गिर पड़ी। गिरने के बाद महिला का शव ट्रेन के साथ मांझा से रतनसराय स्टेशन तक घसीटता चला आया, जहां रेलवे कर्मियों की नजर उस पर पड़ी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के भटवा खुर्द गाँव में एक नवविवाहित महिला का शव उसके कमरे से संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतका की शादी 8 माह पहले हुई थी। फुलवरिया थाना पुलिस ने मंगलवार को कोयलादेवा बाजार में वाहन जांच के दौरान एक बाइक सवार को रोककर 72 लीटर कच्ची शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के बसदेवापुर गोबरही गांव निवासी गोल्डन यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी बाइक से कच्ची शराब की खेप लेकर कोयलादेवा बाजार होते हुए मीरगंज की ओर जा रहा था। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर का फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जाँच कराई गयी, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। मामले की आगे की छानबीन जारी है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत इनोवेशन ट्रैक विज्ञान मेले में युवाओं ने दिखाया तकनीकी प्रतिभा का परचम। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली का प्रारूप प्रकाशित, 10 दिसंबर तक दावे आपत्तियां दर्ज करने का अवसर। बिहार की नवगठित सरकार के कैबिनेट फैसले से गोपालगंज के किसानों में जगी नई उम्मीद। मांझागढ़ CHC में स्वास्थ्य कर्मियों की साप्ताहिक बैठक, पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने पर जोर। और नारायण चवर में 6 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त।